हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले सेशंस में हमने क्वेश्चन नंबर 210 तक कंप्लीट कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन, और आज हम अपने इस सेशन को क्वेश्चन नंबर 211 से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 211। आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट that attempts to relate are to industrialization। कह रहे हैं कि उस लिटरेरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करिए जिसने अटेम्प्ट प्रयास किया रिलेट जोड़ने का, आर नहीं ये आर्ट होगा, आर्ट को जोड़ने की कोशिश करी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका मैनरिज्म है, वॉर्टिसिज्म है। हमारा जवाब भी यही है, वॉर्टिसिज्म। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अपन। वॉर्टिसिज्म लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि फ्लरिश किया है कब से कब तक, इन इंग्लैंड में 1912 से 1915, फाउंडेड बाय विंडम लेविस के द्वारा। इट अटेम्प्टेड टू रिलेट, इसने कोशिश की टू रिलेट करने की आर्ट को टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से। द नेम, और ये जो नाम है वॉर्टिसिज्म वाज गिवन, दिया गया बाय इजरा पाउंड के द्वारा, और कब दिया गया, 1913 में। ये भी पॉइंट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो वॉर्टिसिज्म जो है वो आर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश करता है, और वॉर्टिसिज्म जो नाम है वो इजरा पाउंड ने इसे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 212। द राइम इन दीज लाइन्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल एंड इट इज कॉल्ड आ मैस्कुलिन राइम। कह रहे हैं कि जो मैस्कुलिन राइम है वो क्या होती है, These lines consist सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल जो राइम होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मैस्कुलिन राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिल हिल, ठीक है, वॉक टॉक, इस तरह के जो भी वर्ड्स में राइम करेंगे अगर वो सिंगल राइम है तो वो मैस्कुलिन राइम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 213। Who introduced the term रोमांटिक आयरनी, रोमांटिक आयरनी टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करा है, तो जवाब हमारा फ्रेडरिक शेलेगल ने। और ये शेलेगल वही हैं जिन्होंने शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज को मिरर ऑफ किंग्स कहा है। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज को मिरर ऑफ किंग्स कहने वाले व्यक्ति भी फ्रेडरिक शेलेगल हैं, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रोमांटिक आयरनी का टर्म इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो उसमें डिस्कस किया जाए। Who defines metaphor as the first of his 7 types of ambiguity। कहें कि किसने मेटाफर को डिफाइन किया है, किस रूप में, एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, अपनी 7 तरह की एम्बिग्यूटी में से फर्स्ट किसने कहा है कि वो मेटाफर है। हमारा आंसर होगा विलियम एम्पसन। किसने कहा है, विलियम एम्पसन ने कहा है कि मेरी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो है उनमें जो फर्स्ट है ना वो मेटाफर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन फ्रॉम ग्रेज इलेजी। कह रहे कि थॉमस ग्रे की इलेजी है, मैंने इसको पढ़ लेते हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड, घर की तरफ, प्लॉट्स चल दिया है, हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। थकता कौन है, इंसान। यहाँ थकना किसको रिफर कर दिया गया, रास्ते को। तो इस तरह के जो ट्रांसफर होते हैं ना, जो ह्यूमन से नॉन लिविंग में जाए, वो ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है। ये जो लाइन है ये थॉमस ग्रे की मशहूर एलेजी है, और बल्कि इसको इंग्लिश लिटरेचर की महानतम एलेजी भी कहा जाता है, जो है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, ये है हमारा 216। चलिए देखते हैं 216 में क्या कह रहे हैं।
ये देखिए केरला टीजीटी 2015 क्वेश्चन है ये, यानी हम आपको लगभग स्टेट्स में जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या एनवीएस, केवीएस जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए इनको। चलिए देखते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स। पोएटिक्स के अकॉर्डिंग रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं किसे? पेरिपेशिया को। ये शायद हमने कल भी इसी लिटरेरी टर्म्स में डिस्कस किया था अपन ने कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में एक टर्म यूज किया है पेरिपेशिया, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, सुख से अचानक दुख में चले जाना या सिचुएशन का रिवर्सल हो जाना। अच्छी स्थिति थी, एकदम स्थिति बिगड़ गई और वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनवीएस 2014 और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। वो कवि बताइए जिसने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है। तो नन अदर देन इजरा पाउंड ने ये बात कही है। इजरा पाउंड ने कहा है कि पोएट्री बिल्कुल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 218। अ मीटर इन व्हिच एन अनअसेंटेड सिलेबल प्रीसीड्स द असेंटेड इज कॉल्ड। करें कोई ऐसा मीटर जिसमें पहले अनअसेंटेड आ जाए और उसके बाद फिर क्या आ जाए भाई? असेंटेड आ जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? आयम्बिक मीटर कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ अच्छा से ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया है। आयम्बिक क्या होता है? एन असेंटेड सिलेबल प्रोसीड्स कम्स बिफोर, अच्छा कम्स बिफोर एन असेंटेड सिलेबल, यानी अनअसेंटेड सिलेबल जो है वो असेंटेड सिलेबल से पहले आता है, उसको हम आयम्बिक कहते हैं। एनापेस्ट किसे कहा जाएगा? टू अनअसेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी दो अनस्ट्रेस्ड है, अनअसेंटेड अनस्ट्रेस्ड है, तो उनको फॉलो किया जाता है एक स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एनापेस्ट कहलाता है। डेक्टाइलिक देखिए, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। डेक्टाइलिक में एक पहला जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, उसके बाद के जो दो सिलेबल होंगे वो कैसे होंगे? अनस्ट्रेस्ड होंगे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डेक्टाइलिक। आगे लास्ट देख लीजिए, कैटालेक्टिक क्या है? अ लाइन लैकिंग वन सिलेबल इन द लास्ट फुट। अ लाइन, एक लाइन लैकिंग वन सिलेबल, जिसमें एक सिलेबल कम होता है, इन द लास्ट फुट, आखिरी फुट में, उसको कैटालेक्टिक कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से कोई भी पेपर में आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 219। A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB, 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 CC is known as a stanza of 8 iambic pentameter। जो 8 iambic pentameter की लाइन होती है उसको हम ओटावा रीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओटावा रीमा कहते हैं। AB, AB, AB और CC इसकी राइम स्कीम या पैटर्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 पे आ जाइए। 220 देखते हैं क्या कहता है। देख लीजिए इसको। ओटावा रीमा इज अ राइमिंग स्टेंजा फॉर्म ऑफ इटालियन ओरिजिन। ये कहाँ का ओरिजिन है? इसका इटालियन ओरिजिन है। ओरिजिनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पोएम्स, इसे लंबी पोएम्स के लिए यूज किया जाता है। ऑन हीरोइक थीम्स, जिसकी जो थीम्स होती हैं वो हीरोइक होती हैं, साहस पे। इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ पोएट्री है कंसिस्टिंग ऑफ स्टेंजास ऑफ 8 लाइन्स। ठीक है, 8 लाइन है, स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following feminist critics used the expression gynocriticism for the first time? पहली मर्तबा gynocriticism का यूज किस फेमिनिस्ट क्रिटिक ने किया था? तो हमारा जो जवाब है एलन शोवाल्टर ने। ये भी शायद अपन दूसरी या तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं कि एलन शोवाल्टर ने गाइनोक्रिटिसिज्म का शब्द पहली बार यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 221। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विथ इमेजिज्म जो है वो टी.ई. ह्यूम से रिलेट करता है। किससे एसोसिएटेड है? टी.ई. ह्यूम से। कौन एसोसिएटेड है? इमेजिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फुट, एक फुट इन प्रोसोडी इज द बेसिक यूनिट ऑफ। करेक्ट, जो फुट होता है वो प्रोसोडी में किसका बेसिक यूनिट है भाई? तो ये है राइमिंग
मेजरमेंट का, ठीक है, राइमिंग मेजरमेंट का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फुट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेप्टामीटर। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 7 मेट्रिकल फीट। हेप्टा 7 होता है, तो 7 मेट्रिकल फीट होते हैं किसमें, एक हेप्टामीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें नई नई भी मिल रही होंगी, तो उनको नोट करते चलिए, और जो पढ़ चुके हैं उसका तो रिवीजन हो ही रहा है आपका। इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्ट है, क्या है भाई, ये स्टाइल है, एक कला है। आर्ट तो वैसे ही कला है, लेकिन स्टाइल भी कला है, ठीक है ना। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्ट को स्टाइल कहते हैं, या आर्ट इज स्टाइल। नेक्स्ट 225, द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, जो टर्म विक्टोरियन है वो इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, किसके एटीट्यूड्स को इवोक करता है, तो मोरल अर्नेस्टनेस के। देख लीजिए, द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस। द टर्म विक्टोरियन वाज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन। ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन में पहली बार इसको यूज किया गया था 1851 में। वेयर, जहां पर विक्टोरियन इन्वेंशंस एंड मॉरल्स वर शोन टू द वर्ल्ड, जहां पर लोगों को विक्टोरियन एरा में हुए इन्वेंशंस और मॉरल्स को दिखाया जा रहा था, ये दुनिया को दिखाया जा रहा था लोगों के थ्रू। चलिए 226 में आ जाइए, आइम्बस। आइम्बस इज अ मेट्रिकल फुड कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल। आइम्बस में कितने सिलेबल होते हैं भाई, 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये हमारा क्या कहलाता है, आइम्बस कहलाता है। एक अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल, आइम्बस कहलाता है। नेक्स्ट, एन आइडल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट अ, करेक्ट, जो आइडल है वो सामान्यतः किसके बारे में पोएम होती है, तो वो होती है पिकारेस्क्यू कंट्री लाइफ। पिकारेस्क्यू कंट्री लाइफ के बारे में ये पोएम होती है। और कुछ खास बात है क्या, हाँ ये देख लीजिए, आइडल या आइडल स्पेलिंग का फर्क है थोड़ा सा, चीज वही है, किसी में कहीं डबल एल मिलेगा आपको, कहीं सिंगल एल। इज अ शॉर्ट पोएम, छोटी पोएम होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, ऑफ रस्टिक लाइफ, इसमें ग्रामीण जीवन को दिखाया जाता है। रिटन इन द स्टाइल ऑफ थियोक्राइटस, थ्योक्राइटस की स्टाइल में लिखी जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये पेस्टोरल पोएम्स के अंतर्गत भी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नेक्स्ट, in an 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे होंगे, ये हमारा डी नंबर है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, ये 3 है जो रोमांटिक पोएट के कवि हैं। इन्हीं को फ्रांसिस जेफरी ने क्या कहा है, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्यों कहा है, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में रहते थे इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आरंभ में। ये ना भी ध्यान रखिए कोई नहीं, लेकिन लेक पोएट्स कौन कौन है इनको ध्यान रखना है, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है और साउदे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट, अमेरिकन बीट मूवमेंट से कौन संबंधित है इनमें से, तो एलन जिन्सबर्ग संबंधित है। कौन संबंधित है, एलन जिन्सबर्ग। तो एन अमेरिकन बीट मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बीट जनरेशन, ये 1950s के आसपास की बात है जब ये जनरेशन हुई थी, ठीक है। मतलब ये जनरेशन को, जिन लोगों को नाम दिया गया बीट जनरेशन, वो लोग 1950s के आसपास थे। अब बात क्लियर हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 230, द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वाज कॉइन्ड बाय, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, बड़ा खतरनाक नाम है, ये किसने टर्म दिया है, तो ये है एंटोनिन आर्टॉड, एंटोनिन आर्टॉड ने टर्म दिया है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, एंटोनिन आर्टॉड। नाम ध्यान रखिए, थोड़ा विचित्र नाम है, जैसे इन्होंने नाम ही विचित्र दिया है, आर्टोनिन आर्टॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 231, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली,
रेस्टोरेशन कॉमेडी को मेनली मुख्य रूप से क्रिटिसाइज किया गया, किस वजह से? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 231 के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? 231 के जो ऑप्शन है वो है एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, बिटर सटायर, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस। तो जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, इस रेस्टोरेशन कॉमेडी में इंडिसेंसी और परमिसिवनेस थी, इसलिए इसको ज़्यादा क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया है। या आपके रेस्टोरेशन कॉमेडी क्रिटिसाइज ही स्पेशली इसलिए की गई है क्योंकि इसमें इंडिसेंसी थी और परमिसिवनेस थी। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी refers to English comedies written and performed in restoration period। करेंगे रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है वो उन इंग्लिश कॉमेडीज को कहा गया है जो या तो लिखी गई हैं या परफॉर्म की गई हैं रेस्टोरेशन पीरियड में, जो कि 1660 से शुरू होता है और 1700 तक चलता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज यूज्ड एज अ सिनोनाइम फॉर द रेस्टोरेशन कॉमेडी, और रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिए जो सिनोनाइम यूज किया जाता है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। रेस्टोरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि 1660 में इंग्लैंड में फिर से राजसत्ता वापस आई चार्ल्स सेकेंड को दोबारा गद्दी में बैठने के बाद। ठीक है, चलिए जॉन मिल्टन के उसमें अपन और डिस्कस करेंगे इसके। इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिटोरिकल इफेक्ट। कह रहे हैं कि इन्वर्जन जो है इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर, शब्दों के क्रम में चेंज में करना है, फॉर क्रिएटिंग रिटोरिकल इफेक्ट, रिटोरिकल इफेक्ट को पैदा करने के लिए। दिस बुक आई लाइक, होना क्या चाहिए? आई लाइक दिस बुक, तो ये क्या कर दिया? लाइक दिस बुक आई लाइक। अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन इज, इन्वर्जन के लिए दूसरा टर्म क्या यूज किया जाता है? हाइपरबेटन। क्या यूज किया जाता है भाई? हाइपरबेटन यूज किया जाता है किसके लिए? इन्वर्जन के लिए। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? शब्दों के क्रम में हेर फेर कर देना। एग्जाम्पल क्या है? दिस बुक आई लाइक, इस किताब को मैं पसंद करता हूँ, ये किताब मेरी पसंदीदा है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है भाई, दिस आई मस्ट सी, इसे तो मुझे देखना ही होगा या मुझे देखना ही चाहिए, है ना? होना क्या चाहिए? आई मस्ट सी दिस, तो ये इन्वर्जन है आपका। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ disbelief occurs in Biographia Literaria। आंसर होगा हमारा ए नंबर, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया जिसको कि एच.टी. कॉलरिज ने 1817 में लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो फ्रेज है इसको कॉइन करने वाले भी हमारे एच.टी. कॉलरिज हैं। ठीक है, और इसको इन्होंने कॉइन किया था अपने वर्क को बायोग्राफिया लिटरेरिया में 1817 में। और वो टर्म क्या है? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, चलिए विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, टर्म बाय एच.टी. कॉलरिज इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया इन 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकुनेबुला रिफर्स, इनकुनेबुला रिफर्स किसको रिफर करता है भाई? ये हमारा बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, वो किताबें जो 1501 से पहले पब्लिश हुई हैं उनको इनकुनेबुला कहते हैं। क्यों? अर्ली प्रिंटेड स्पेशली वन प्रिंटेड बिफोर। अच्छा, 1476 में कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में स्थापित किया। तो ये जो 25-26 सालों में जो किताबें पब्लिश हुई हैं 1501 से पहले, उनको इनकुनेबुला कहा जाता है। इतना अपन याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The title The New Criticism published in 1941 was written by, The New Criticism जो बुक है ये 1941 में आई थी और लिखी किसके द्वारा गई थी? जॉन क्रो रैनसम के द्वारा। जॉन क्रो रैनसम ने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू 36 monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of two lines of verse is called masculine rhyme. A monosyllabic rhyme on the final stress
फाइनल स्ट्रेस में जो मोनोसिलेबक यानी जिसमें मोनोसिलेबल राइम होगी वो हमारी मैस्कुलिन राइम कहलाती है। पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, जैसे फ्लो है वहाँ पर विल और स्टिल या टॉक या वॉक हो सकता है, कन्फेस है, रिग्रेस है, तो ये मोनोसिलेबिक राइम कहलाती है, इसी को मैस्कुलिन राइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 237। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाहर तो कुछ है ही नहीं। इज अ की स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम, ये डिकंस्ट्रक्शन से लिया गया है जिसको डेक्स डेरिडा ने कॉइन किया था, या जैक्स डेरिडा ने जिसका सबसे पहले वर्णन किया था कब, 1967 में, ऑफ ग्रामेटोलॉजी में अपने वर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 238। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन सोनेट, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो पहली बार अपनी मैच्योरिटी में आया, किसमें आया, सोनेट में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप का इनमें से मेंबर कौन नहीं है, तो जो ये विंस्टन चर्चिल हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ना कि ब्लूम्सबरी ग्रुप के कोई एसोसिएट या मेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म intentional fallacy is first used by, intentional fallacy is first used by विम्सेट एंड बियर्डसले, विम्सेट और बियर्डसले ने पहली बार इंटेंशनल फैलेसी का यूज किया है, और कब यूज किया है, इन मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बीच में। द इंटेंशनल फैलेसी इन एन एसे द वर्बल आइकन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री, ये पूरा इसका टाइटल है, इसमें इन्होंने द इंटेंशनल फैलेसी के बारे में बात की थी। चलिए तो हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा